देखो बेटा, अगला इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो ये लॉ कहता क्या था, जिसे आप न्यूटन के लॉ से भी जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी पार्टिकल एवरी पार्टिकल, या चलो पहले इसको फील करवा देते। ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल मास हैं या जितने भी मास हैं, वो सभी एक दूसरे के तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती हैं। ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब ये दोनों मास है ना, तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में एक्ट होने वाला, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? प्रोडक्ट ऑफ मास का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये उन्होंने बताया। उसके बाद अगला पॉइंट अपने दिमाग में ये आ जाएगा बेटा कि सर सारे मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपने को पता अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो दो मास चपक के घूमने चाहिए। मतलब ये फोन और ये पेन अगर है तो ये दोनों चपक के साथ साथ घूमने चाहिए। जितने भी मास है, ये लैपटॉप, ये वॉल, ये पेन, पेपर, सब एक दूसरे में चपक के घूमने चाहिए, तो क्यों नहीं घूम रहा? उसका जवाब भी दिया गया, तो वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं घूम रहा है ना। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो पहले हम लोग लॉ पे बात करते हैं, और लॉ अपने पास क्या बोल रहा है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, इसका थ्योरी लिख लेते हैं, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन यूनिवर्स इन यूनिवर्स इन यूनिवर्स attracts 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 every other particle every other particle every other particle with with a attractive force with a attractive force, and this force is proportional to this force is proportional to product of product of mass. This force is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये यहां पर सपोज कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं हम लोग, सपोज ये पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ठीक है। इसका मास है कुछ m1, इसका मास है कुछ m2। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे, m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है अपने पास, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी दोनों को मिलाकर बताया गया F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये जो फोर्स लग रहा है ये F ऑन 1 ड्यू टू 2 है, और ये है F ऑन 2 ड्यू टू 1 है। दोनों जो फोर्स है अपने पास, F ऑन 1 ड्यू टू 2 और F ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों बराबर है। ये जो फोर्स है बेटा, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है, बट क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो अगर आप इसको वेक्टर के साथ लिखें तो माइनस के साथ है। जी जो है अपने पास, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब यही वो फैक्टर होगा कि हम लोग सारे मास एक दूसरे से चपक के क्यों नहीं घूम रहे।
अगर न्यूटन इसका यूनिट दिया जाए तो ये किसके बराबर होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, इसके बराबर होगा। हम लोगों ने बेटा जी को यूनिट तो लिख लिया, अगर जी का डायमेंशन कई बार पूछा जाता है, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, तो F इज इक्वल टू क्या है अपने पास, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। अगर इसका डायमेंशन लिखा जाए तो जी किसके बराबर होगा, ये होगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। जी की वैल्यू, F की वैल्यू क्या है ना, F की वैल्यू अगर आप निकाले तो वो है ml t-2, यहां पर है एल स्क्वायर और यहां पर है m1 इंटू m2। ठीक है, ये कट गया, यानी जी का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2 आया, ये आया जी का डायमेंशन। ठीक है, अगर हम लोग बेटा लेकिन बात वो ब्लू करें, वाला ज्यादा। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये होता क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, अभी इन दोनों के बीच में जो मास है, डिस्टेंस है, जो फोर्स लग रहा होगा वो इंडिपेंडेंट है, कि मैं यहां पे रखूं, पानी के अंदर चला जाऊं या स्पेस में चला जाऊं, कहीं पे भी चला जाऊं, तो ये मीडियम से इंडिपेंडेंट है। सो आप क्या लिख सकते हैं, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दिस फोर्स इज, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, नेक्स्ट इज ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है ना, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अच्छा, तीसरा तीसरा ये सेंट्रल टू सेंटर लगने वाला फोर्स है, मतलब दिस इज अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। इसके कहने का क्या तात्पर्य है, देखो बेटा, देखो बेटा, यहां पर जो फोर्स लग रहा था ये भी इस बॉडी के सेंटर पे था, ये भी इस बॉडी के सेंटर पे था, तो सेंटर से सेंटर लगने वाला फोर्स है ये, है ना, इसी को हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। चौथा, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपने लिखा था -du/dx के बराबर, याद हो तो हम लोगों ने लिखा था वर्क पर एनर्जी में। पांचवा, ये एक्शन देखो पीछे देखना, याद करो F12 और F21 दोनों बराबर बट अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, या एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी से एक बात याद आया, है ना, याद करो बेटा, अपने पास ये अगर अर्थ है और एप्पल यहां से गिरा, एप्पल यहां से गिरा, तो क्या हुआ था, अपने को पता है कि अर्थ ने एप्पल को अपने तरफ खींचा था, तो क्या एप्पल ने भी अर्थ को खींचा होगा, सोचो जरा, अगर एप्पल अर्थ पे गिरा तो क्यों गिरा, क्योंकि क्योंकि अर्थ ने खींचा है एप्पल को, बट बट क्या एप्पल ने अर्थ को अपने तरफ खींचा है क्या, आंसर इज यस, खींचा है। जितना फोर्स एप्पल पे लग रहा है अर्थ के कारण, उतना ही फोर्स, उतना ही फोर्स अर्थ पे भी लग रहा है एप्पल के कारण। दोनों फोर्स बराबर हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्स सेम है, बट अपने को दिखा क्या कि एप्पल गिरा है ना। एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं, अगर मैं एक्सेलरेशन, फोर्स दोनों पे सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल की बात करूं तो वो कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ एप्पल। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ की बात करूं तो कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, जो कि बहुत ह्यूज क्वांटिटी है, तो ये नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है,
तो अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये बात समझ में आ गया। मतलब फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। छठा, छठा, ये जो फोर्स है अपना, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव, ये वीकेस्ट फोर्स नेचर का है। दिस इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, इन नेचर। सेवेंथ, सेवेंथ, दो मास के बीच में, मतलब यहां पर अगर तीन चार मास रखे हो तो उस बात पे क्या दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा उससे कोई डिफरेंट होगा क्या? मतलब क्या है बेटा कि अर्थ के बाजू में रखा हुआ मून, मून और सन रखा हुआ है, दूसरे प्लैनेट है, तो क्या इसमें अर्थ और मून में लगने वाला फोर्स कुछ चेंज होगा क्या सन के फोर्स, सन के रहने से या ना रहने से? तो आंसर इज नो, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स बिटवीन द टू, फोर्स बिटवीन टू मास is independent of, is independent of presence of other mass, of other mass। ठीक है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका एप्लीकेशन। अच्छा, सोचते हैं हम लोग, थोड़ा सोचते हैं। पहला पॉइंट, ये जो एप्लीकेशन है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये मास डिफरेंट प्लैनेट्स का पता करने में हेल्प करता है। सो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, इट helps to determine, it helps to determine the mass of, it helps to determine the mass of earth, the mass of earth, the sun and the moon, moon, earth, sun, moon and any other planet, किसी other planet के भी, any other planet। ठीक है। दूसरा, दूसरा, ये टाइम पीरियड या मोशन ऑफ एनी प्लैनेट को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन, हेल्प्स टू डिटरमाइन माइन मोशन ऑफ एनी अदर प्लैनेट, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट। ठीक है, मोशन ऑफ एनी प्लैनेट। देन हाँ, मेजरली ये इसी के लिए किया जाता है, जनरली मास वगैरह के लिए। और चलो ये भी बता सकते हैं तीसरा, इट हेल्प्स टू फाइंड, helps to find time period of planet, of planet, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो बेसिकली यही एक दो तीन चीजें हैं जो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप समझ सकते हैं। ये मेजर है, बाकी छोटे मोटे चीजें तो और हैं और बहुत सारे इसका सब पार्ट भी है, बट ये तीन मेजर हैं जो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ में आते हैं। इस न्यूमेरिकल को ट्राई करें। ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? तीन इक्वल मास हैं 2m के, वो रखे हैं PQR ट्रायंगल पे, इसका सेंट्रॉइड है और इस सेंट्रॉइड से PG, GR और GQ, इन सब का डिस्टेंस है 1 के बराबर। तो सेंट्रॉइड पे अगर कोई यूनिट मास रखा हुआ तो कितना फोर्स लगेगा, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अगर P वाले मास को क्वाड्रेपल कर दिया जाए, मतलब 4 टाइम से बढ़ा दिया जाए, तो फिर कितना फोर्स लगेगा। तो ट्राई करें इसे। अगर हम लोग इस पॉइंट पे आए, है ना, इस पॉइंट पे देखें जरा, तो देखो इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर होगा,
इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा इधर होगा, ठीक है। तो F ऑन G, F ऑन G ड्यू टू R, ड्यू टू R, या आप देखें F ऑन G ड्यू टू Q, या आप देखें F ऑन G ड्यू टू P। इन सभी को देखो तो सभी का फोर्स क्या है अपने पास, K G इंटू M इंटू 2M अपॉन 1 का स्क्वायर, सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अब बस एंगल देखो बेटा, तो अगर ये इधर आ रहा है, ये 30 डिग्री होगा, तो इधर भी 30 डिग्री होगा, इधर भी 30 डिग्री होगा। तो इनका अगर x कंपोनेंट देखा जाए तो इसका कंपोनेंट x इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ जी आर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ जी क्यू कॉस 30 डिग्री। अब दोनों कंपोनेंट बराबर है तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों तो अपने पास कैंसल आउट हो गए। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है अपने पास कितना, एफ जी पी, और नीचे की तरफ कितना, अगर इसका एक कॉस उधर था तो इधर एक साइन होगा, इधर साइन हो जाएगा, तो यहां पर कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है तो मैं एफ लिख दे रहा हूं, साइन 30 के बराबर। तो ये दोनों वैल्यू भी सेम ही है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल। मतलब फर्स्ट केस में आप देखो तो ये किस में है, इक्विलिब्रियम में ही है। फर्स्ट केस में नेट फोर्स इसका, फर्स्ट केस में एफ नेट की वैल्यू 0 है इसका, ठीक है। अब अगर आप सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस की बात करें, तो देखो बेटा सेकेंड केस में जो P वाला मास है उसको 4 टाइम्स कर दिया गया है, मतलब 8m हो गया है वो। तो x डायरेक्शन में फोर्स क्या चेंज होगा, क्या x डायरेक्शन का फोर्स अभी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि फोर्स इन x डायरेक्शन किसके कारण है, किसके कारण है, फोर्स इन x डायरेक्शन देखें तो वो इन दोनों के कारण है जो अनचेंज है अभी भी, तो फोर्स इन x डायरेक्शन तो 0 ही है। बट फोर्स इन वाई डायरेक्शन चेंज हुआ, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ, ऊपर की तरफ जो लगने वाला फोर्स था एफ जी पी, उसको लिख देते हैं एफ न्यू जीपी या एफ डैश जीपी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ साइन 30। एफ नया एफ डैश जीपी अगर लिखे तो कितना है, जी टाइम्स एम इंटू 8m अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एफ की वैल्यू कितनी थी, जी टाइम्स एम इंटू 2m अपॉन 1 स्क्वायर इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कट गया तो आंसर आया कितना, जी एम इंटू 6 के बराबर आया, यानी आप लिख सकते हैं 6 GM स्क्वायर के बराबर आया सेकेंड केस का। तो सेकेंड केस का आंसर है 6 GM स्क्वायर, फर्स्ट केस का आंसर है 0। इस सवाल में बोला है दो इक्वल मास रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कल ऑफ रेडियस r ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड के लिए क्या निकालना होगा बेटा, v निकालना होगा, याद करिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन स्पीड के बराबर, ठीक है। तो इस मेथड से अपने को निकालना, पहले v निकालिए उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई करिए। देख बेटा, अपने को पता इन दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, वो होगा g टाइम्स m1 इंटू m2। अब दोनों मास तो सेम है और सेपरेशन बिटवीन देम कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। और इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आप बराबर कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग स्यूडो फोर्स वगैरह की बात कर लेते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। आ जाओ, तो स्यूडो फोर्स अगर इस पे देख ले तो mv² अपॉन r के बराबर होगा, क्योंकि ये r रेडियस पे घूम रहा है। तो यहां से एक m कट गया, और जो v की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई, वो आई अंडर रूट ऑफ g टाइम्स ऑफ m इन डिवाइडेड बाई 4r, ये आ गया। तो टाइम पीरियड कितना आया बेटा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर, और v की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ जी एम, यहां पर क्या है अंडर रूट ऑफ 4 इंटू आर का पावर 1/2, इसी को मैं लिख देता हूं, है ना, अंडर रूट आर को लिख सकता हूं। तो 4 का बाहर आ गया 2, ये आया 4 पाई
और r का पावर 1, यहाँ पे r का पावर 1/2 है, तो ये कितना हो गया, r का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी एम। तो देखो बेटा, ये तो इसका आंसर हो गया जो हम लोग देख रहे थे, ये आंसर हो गया। और एक बात आप नोटिस कर सकते हो, यहां भी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर के क्यूब के। ये कौन सा लॉ था, ये केपलर का थर्ड लॉ था, याद है। इस सवाल में अपने पास बोला है मास m एंड 3m आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस 2.73 अपार्ट। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये है 2.73 मीटर के बराबर। अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m इज टू बी प्लेस्ड, है ना, स्मॉल m टू बी प्लेस्ड सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेट ग्रेविटेशनल इन दोनों के कारण इधर लगेगा फोर्स, है ना, इन दोनों के कारण इधर लगेगा। तो इसी बात को मैं लिख रहा हूं यहां पर अच्छे से ड्रॉ करके। तो यहां पर है m और यहां पर है 3m, ठीक है। इसका मास पॉइंट मैंने 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। यहां पर कोई सेकेंड मास या थर्ड मास रखा गया, ठीक है। तो F ऑन ये क्या लगेगा, F ऑन 1 ड्यू, F ऑन 3 ड्यू टू 1 लगेगा, और इधर क्या लगेगा, F ऑन 3, F ऑन 3 ड्यू टू 2, ये 2 वाला मास है। दोनों फोर्स बराबर होंगे। अगर ये डिस्टेंस हम लोगों ने y या फिर x ले लिया, टोटल डिस्टेंस r था, टोटल डिस्टेंस को मैंने r मान लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स होगा। तो दोनों फोर्स को बराबर कर देने हैं अपने को, मतलब कि F31 बराबर होना चाहिए कितना, F32 के बराबर होना चाहिए। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं बेटा, g टाइम्स ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू कितना, g टाइम्स स्मॉल m इंटू 3m बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इन सबको सिंप्लीफाई कर ले, 3m, इन सबको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाता, 1/x² शुड बी इक्वल टू 3/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट ले लो बेटा, इसको अंडर रूट ले लो। तो अंडर रूट लेने के बाद कितना आएगा अपने पास, 1/x इज इक्वल टू, अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो कितना आएगा, ये √3 डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स के बराबर। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी है, 2.73 है ना बेटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखना स्टार्ट करें। तो 2.73 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.73 एक्स के बराबर। यानी कि 2.73 किसके बराबर हो जाएगा, 2.73 एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 मीटर के बराबर। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना के बराबर होगा, ये 1.73 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम ए बॉडी बोला है, यहाँ ए से कितना डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है। अगर बी से पूछता तो कितने से रखा जाता, 1.73 मीटर से रखा जाता। इस सवाल में बोला है अपने को, अगर एक स्मॉल मास किसी डी डिस्टेंस पे एक रॉड से रखा हुआ है, तो अपने को मैग्नीट्यूड बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो उस पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। तो मान लो एक हम लोगों ने छोटा सा डीएक्स एलिमेंट यहां पर कट कर दिया। तो एक डीएक्स एलिमेंट आपने कट किया है, एक डीएक्स एलिमेंट आपने यहां पर एक डीएक्स एलिमेंट कट किया है। तो डीएक्स एलिमेंट कट किया किसी एक्स डिस्टेंस पे, किसी एक्स डिस्टेंस पे। अब इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगने के लिए दोनों मास मिलने चाहिए। तो डीएम अगर निकालो बेटा तो क्या होगा, आप उसके लिए लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस रॉड इनटू कितना लेंथ का मास निकालना है, डीएक्स का। तो डीएम कितना आ गया, m/l इंटू डीएक्स आ गया। अब जैसे ही ये आपको पता चला तो आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर मैं डीएफ फोर्स लिखूं उस पे, छोटे पॉइंट पार्टिकल पे, तो कितना लिख सकते हैं आप, g टाइम्स ऑफ m इंटू डी एम, m इंटू डी एम। और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है dm, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो x² के बराबर है। यानी आप लिख सकते हैं df, ये लिख सकते हैं g, ये लिख सकते हैं m। dm की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, m/l इंटू dx लिख सकते हैं, और नीचे है x²। तो इसको लिख सकते हैं df, ये आया g m m/l, dx/x का होल स्क्वायर लिखना है, dx/x²। कहां से कहां तक लेकर,
देखो बेटा मास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा, एल प्लस डी तक जा रहा है मास। ठीक है, तो अब और इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ आ गया, एफ की जगह पे कितना जी एम एम एल आया। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, -1/x आया, डी से लेकर एल प्लस डी तक आया। ठीक है, एफ जी एम एम अपॉन एल, बाहर में एक माइनस रख देता हूं, यहां पे 1/l प्लस डी है, -1/d है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें बेटा, इसको ऊपर सिंप्लीफाई करें तो l प्लस डी इधर आएगा, माइनस डी इधर आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, -l आंसर आ रहा, माइनस बाहर एक है, तो आंसर ऊपर कितना चला जाएगा अपने पास, जो फोर्स है अपने पास, और एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो कितना मिल रहा है, जी एम एम बाई बाई डी इंटू एल प्लस डी। अब देखो बेटा इसको याद करने का तरीका देखो, ऊपर में तो प्रोडक्ट ऑफ मास रहता है, नीचे में डिस्टेंस होता है। तो पहला डिस्टेंस क्या है पार्टिकल का, या सबसे पहला पॉइंट जहां पर मास रखा हुआ है वो कौन सा है, डी। तो दूसरा मास कितना है, एल प्लस डी। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, जी एम वन एम टू अपॉन आर वन आर टू लिख सकते हैं, आर वन की वैल्यू डी और आर टू की वैल्यू एल प्लस डी। ये लॉजिक से आप इसे याद कर सकते हैं, याद करने में आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले सवाल में क्या बोल रहा है, दो पॉइंट मास है m 4m, दोनों को सेपरेट किया गया है d डिस्टेंस से, किसी थर्ड मास को रखा जाए सो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो। अभी अभी हम लोग ने इसी टाइप का सवाल किया। हम लोग क्या मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट पे पार्टिकल रख देते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सेम होना चाहिए, फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट रहने चाहिए। तो अगर इन दोनों पे ये है एम नॉट, इनके बीच का सेपरेशन को अगर आपने आर माना है ना, तो दूसरे का सेपरेशन कितना हो जाएगा, डी माइनस आर के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखे अगर फोर्स तो कितना लिख सकते हैं, जी टाइम्स एम इंटू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 4m इंटू एम नॉट अपॉन आर, नहीं डी माइनस आर का होल स्क्वायर। अपने को क्या निकालना है, स्मॉल एम से, यानी आर ही निकालना, सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर आएगा 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डी माइनस आर का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। अंडर रूट ले लो तो ये आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई डी माइनस आर के बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो डी माइनस आर किसके बराबर आ जाएगा, 2r के बराबर, यानी कि 3r किसके बराबर आ जाएगा, d के बराबर आ जाएगा, यानी r इज इक्वल टू d/3 आ जाएगा। और वही हो गया अपना आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल ट्राई करो। देख बेटा इस सवाल को अगर देखें, सेकंड वाला सवाल, तो यहां पे बोल रहा है क्या, बहुत सारे मास रखे हुए हैं, एक पॉइंट मास यहां रखा है, यहां रखा है, पॉइंट मास यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, यहां रखा है, ऐसे रखते चले गए हैं। तो हम लोग अगर इसको लिखना स्टार्ट करें बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ एम इंटू एम अपॉन, पहले दोनों के लिए 1 स्क्वायर, दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं, जी टाइम्स एम इंटू एम अपॉन 2 स्क्वायर प्लस जी टाइम्स एम इंटू एम अपॉन 4 स्क्वायर, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो फोर्स क्या आएगा, देख बेटा जी टाइम्स एम स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अपने पास कितना है, 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन चलता गया। इसको और सिंप्लीफाई करो तो जी एम स्क्वायर ये कितना आया, 1/1, ये आया 1/4, ये आया 1/16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये कैसा टर्म है बेटा, ये जीपी का टर्म है। तो जीपी का टर्म क्या लिख सकते हैं आप, जी एम स्क्वायर, ये हो गया, है ना। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, जीपी का इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या होता है, आपको अगर याद होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर होता चला जाए तो क्या होता है, समेशन इनफाइनाइट टर्म का ए अपॉन 1 - आर के बराबर, अगर आर की वैल्यू 1 से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे ये कितना, 1 - 1/4। ठीक है, और सिंप्लीफाई करें
तो नीचे कितना बन जाएगा, एलसीएम आप लोगे तो 4 - 1 3 बच जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यह है कितना 4/3, और यहाँ पर है gm²। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर। तो लिखें, सो द एक्सेलरेशन produced the acceleration produced in the motion of body produced in the motion in the motion of body motion of body freely falling towards earth under the gravitational force under the gravitational force or force due to gravitation under the gravitational force, ठीक है, is known as acceleration due to gravity एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इसे डिनोट करते हैं बेटा जी से। ये कौन सा एक्सलरेशन है, जैसे अभी डेफिनेशन में अपन समझ ही गए कि एक अगर अर्थ है, इसके तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस और जिस एक्सेलरेशन से वो गिर रहा है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इसे डिनोट करते हैं जी से, तो जी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास के बराबर हो जाएगा। इसकी यूनिट अगर आप लिखें तो ये कितना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन भी बोला जाए तो इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास, ये भी इसका दूसरा डेफिनेशन बहुत जगह लिखा होता है ना। तो इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कुछ दूसरा मत सोच लेना फोर्स। सर पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक सोच रहे हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास, ठीक है। अब इसी सेम चीज को कई बार ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोला जाए ना बेटा, अभी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सभी सेम ही है, सभी सेम है, या और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी, ये सभी सेम है, ये सभी सेम है, ये तीनों सेम है, यानी तीनों का चाहे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखें, या फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी लिखें, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखें, है ना, तीनों को आप सेम डायरेक्शन से, सेम जी से भी डिनोट कर सकते हैं। इन सब की वैल्यू, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को जनरली आई से डिनोट करते हैं, नहीं तो आप चाहें तो जी से भी डिनोट कर सकते हैं। सब क्या है, फोर्स बाय मास के बराबर है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोला जाए तो सभी सेम है। तो सेम क्या क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड, सभी की वैल्यू किसके बराबर है, फोर्स अपॉन मास के बराबर ही है।